कई साल पहले की बात है। महाराज अमर सिंह का राज्य था। वो बहुत ही उदार दिल, दूसरों का भला करने वाले दयालु राजा थे। उनके राज्य की सीमाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके राज्य से नाता जोड़ना बहुत ही गर्व की बात मानी जाती थी। महाराज अमर सिंह को एक पुत्री थी जिसका नाम सुमित्रा था, जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी। सुमित्रा शादी के लायक हो चुकी थी, तो राजकुमारी सुमित्रा के लिए दूर दूर से रिश्ते आना शुरू हो चुका था। एक दिन महाराज अमर सिंह सुमित्रा से, सुमित्रा, आपके लिए विश्व राज्य के राजकुमार का रिश्ता आया है। अगर आप चाहो तो हम उनसे रिश्ते की बात आगे बढ़ा सकते हैं। अपने पिताजी की बात सुनकर राजकुमारी सुमित्रा, पिताजी, हम चाहते हैं कि हमारा पति जो इस राज्य का महाराज बनेगा, उसे किसी चीज का कोई गर्व ना हो, जिसके मन में दया भाव कूट कूट कर भरा हो, साथ ही जो हमारे साथ मिलकर एक अच्छा अनुशासक बने, हमारे मन के साथ साथ हमारे राज्य के हर एक इंसान का ख्याल रखे। पुत्री, ऐसा पति तुम्हें स्वयं ही ढूंढना होगा, क्योंकि हम उसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आपका स्वयंवर जरूर कर सकते हैं। जी पिताजी, हमारी कुछ शर्तें होंगी जो हमसे शादी करने वाले राजकुमारों को माननी पड़ेगी। जैसी तुम्हारी इच्छा बेटी। आखिर तुम हमारी एक शूरवीर, पराक्रमी और बुद्धिमान के साथ साथ इकलौती बेटी हो। राजकुमारी सुमित्रा एक बहुत ही पराक्रमी, शूरवीर, दानशूर और बुद्धिमान राजकुमारी थी, तो महाराज भी उसके लायक ही उसके लिए वर ढूंढना चाहते थे। अब महाराज राजकुमारी सुमित्रा का स्वयंवर आयोजित करते हैं। उस स्वयंवर में कई देशों के राजकुमार आमंत्रित थे। स्वयंवर का दिन पास आ रहा था। सारे राजकुमार राजकुमारी सुमित्रा से शादी करना चाहते थे। राजकुमारी ने उनके लिए रहने के लिए एक अलग ही व्यवस्था करवाई थी। अब राजकुमारी एक राजकुमार का रूप धारण कर लेती है और अपने गुप्तचर को अपने साथ लेकर उन राजकुमारों के बीच में जाती है और उनसे, प्रणाम राजकुमारों, हम अरबी राज्य के राजकुमार सुमित है। हम भी आपके जैसे ही राजकुमारी से शादी करने हेतु यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम आपसे भी दोस्ती करना चाहते हैं। क्या आप सब हमसे दोस्ती करेंगे? राजकुमारी के ऐसे कहते ही उनमें से सिर्फ 5 राजकुमार ही उनसे दोस्ती करते हैं और बाकी के राजकुमारों में से एक, हम भी यहाँ राजकुमारी से स्वयंवर करने आए हैं, ना कि किसी से दोस्ती करने आए हैं। हम चलते हैं। अगर इतनी दूर राजकुमारी से मिलने आए हैं तो उन्हें ही जानेंगे वो कैसी है। और वहाँ से चले जाते हैं। अब राजकुमारी 5 राजकुमारों से दोस्ती करती है, उन्हें जानने की कोशिश करने लगती है। शाम के समय महाराज ने जानबूझकर राजकुमारी के कहने पर सभी राजकुमारों की खातिरदारी करने के लिए मद्य की व्यवस्था करवाई और महाराज राजकुमारों से, आप सभी हमारे मेहमान हैं और आपकी खातिरदारी करना हमारा कर्तव्य है। तो आज आपके लिए पेश है हमारे राज्य की सुंदर नर्तिका प्रणाली। आशा करते हैं आप सभी इसका आनंद जरूर लेंगे। महाराज की बात सुनकर 5 राजकुमार जिन्होंने राजकुमारी से दोस्ती की थी, उनमें से 3 राजकुमार सामने आते हैं और वो महाराज से, प्रणाम महाराज, हम आपके आभारी हैं और ये हमारा भाग्य भी है कि आप हमारा इतना ख्याल रख रहे हैं। किंतु हमें इस बात में कोई रुचि नहीं है। हम इस राज्य के अखाड़े में शस्त्रकों को देखना चाहेंगे, अगर आपकी इच्छा हो तो। तीनों राजकुमारों को देखकर महाराज खुश हो जाते हैं। वो एक सैनिक को उन तीनों के साथ अखाड़े में जाने की अनुमति देते हैं। अब वो तीनों वहां जाकर शस्त्रों की जानकारी हासिल करते हैं। महाराज और राजकुमारी दोनों उन तीनों के पीछे अखाड़े की ओर प्रस्थान करते हैं और उन्हें अखाड़े में अभ्यास करते देख राजकुमारी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। राजकुमारी को खुश देखकर महाराज, सुमित्रा, क्या अब हमारी दामाद ढूंढने की प्रतीक्षा खत्म हो चुकी है? नहीं पिताजी, अभी एक पड़ाव बाकी है, जिसे पार करते ही हमें हमारे राज्य के भावी महाराज मिल जाएंगे। आखिरी पड़ाव? और वो क्या है पुत्री? आप सिर्फ इन तीनों राजकुमारों को हमारे राज्य की सुंदर पहाड़ियाँ देखने के लिए भेज दीजिएगा। आगे का हम खुद संभाल लेंगे पिताजी। जरूर पुत्री, हमें तुम पर गर्व है। हम जानते हैं तुम जो भी करोगी वो बिल्कुल सही करोगी। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अब महाराज राजकुमार सुशील, वैभव और प्रिंस, जो तीनों राजकुमार राजकुमारी की परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके थे, उन्हें महाराज राज्य के सबसे सुंदर पहाड़ों की सुंदरता दिखाने के लिए जाने के लिए कहते हैं। उसे सुन उनमें से राजकुमार सुशील महाराज से, महाराज, हम क्षमा चाहते हैं, किंतु हमें पहाड़ियों की सुंदरता देखने में कोई रुचि नहीं है।
तो हम वहाँ नहीं जाना चाहेंगे। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। क्या आप दोनों जाना चाहोगे? राजकुमार वैभव और प्रिंस एक साथ। जी अवश्य महाराज, हमें वहाँ जाने से खुशी मिलेगी। अब महाराज दोनों राजकुमारों को पहाड़ी इलाके में भेजने का प्रबंध कर देते हैं, जहाँ रास्ते में ही राजकुमारी एक भिखारी का रूप धारण कर भीख मांगने का नाटक कर रही थी। तभी राजकुमार प्रिंस के मन में एक सवाल आता है और वो मन ही मन, अरे ये क्या, हम यहाँ पिछले 7 दिनों से हैं। हमने इस राज्य में एक भी गरीब इंसान को नहीं देखा, तो ये औरत यहाँ भीख कैसे मांग रही है? मन में सोच विचार कर उनके साथ आए हुए एक सैनिक से राजकुमार प्रिंस, सैनिक, जरा जाकर उस भिखारन को यहाँ तो लेकर आना। राजकुमार प्रिंस की बात सुनकर राजकुमार वैभव उनसे, अरे ये क्या, आप एक भिखारी से बात कर अपना दिन क्यों खराब करना चाहते हो भला? हम पहाड़ियों की सुंदरता देखने जा रहे हैं। वो कितनी कुरूप है देखो, और तो और वो कई रोगों से भरी भी लग रही है। चलो हम आगे चले जाते हैं। नहीं नहीं, अगर आप जाना चाहते हो तो आप चले जाइए, हम उससे बात करना चाहते हैं। तभी राजकुमार वैभव वहाँ से चले जाते हैं और राजकुमार प्रिंस वहीं पर उस भिखारन से बात कर रहे थे, उसकी पूछताछ करते हैं और उसकी मदद कर वहाँ से चले जाते हैं। ये देख राजकुमारी राजकुमार प्रिंस को अपने पति के रूप में चुनती है। वो महाराज के पास जाकर उनसे, पिताजी, आज आपकी प्रतीक्षा खत्म हो चुकी है। हमने हमारे वर को चुन लिया है। आखिर कौन है वो खुशनसीब, बुद्धिमान, शक्तिशाली इंसान जिसे हमारी राजकुमारी ने चुना है? पिताजी, वो तो हम कल स्वयंवर के स्थान पर ही बताएंगे। अब महाराज सारे राज्य में राजकुमारी के विवाह की बात को सैनिकों के सहारे फैला देते हैं, पूरे राज्य के लोगों को आमंत्रित करते हैं। अब वो मंगल घड़ी पास आ रही थी। सभी राजकुमार उत्साहित थे कि आखिर वो कौन होगा जिसे राजकुमारी अपने वर के रूप में चुनेंगी। राज दरबार में आज सब कुछ मंगल चल रहा था। राज दरबार पूरी तरह से भरा था। आखिर उनके राज्य की लाडली राजकुमारी की शादी जो थी। सभी राज्य के राजकुमार सज धज कर राज दरबार में पहुंच चुके थे। अब राजकुमारी भी एक दुल्हन की तरह तैयार होकर राज दरबार में आती है। तभी महाराज, ये हमारा भाग्य है कि आप सभी यहाँ राजकुमारी के स्वयंवर में आए। आज हमारी पुत्री सुमित्रा अपने लिए योग्य वर का चुनाव करेगी। पुत्री सुमित्रा, तुमने जो भी वर अपने लिए चुना है उनके गले में ये वरमाला डाल दो। महाराज के ऐसे कहते ही राजकुमारी सुमित्रा राजकुमार प्रिंस के पास जाती है और उन्हें वरमाला पहना देती है। महाराज सुमित्रा की शादी बड़े धूमधाम से करवाते हैं और उनके राज्य के भावी महाराज राजकुमार प्रिंस होंगे, इसकी घोषणा भी करवा देते हैं। एक बड़े शहर में जॉन अपनी पत्नी आना और बेटा जोसेफ के साथ रहता था। आना बहुत ही बड़े परिवार से थी और जॉन भी अच्छी कंपनी में काम करता था। उनको पैसों की कोई कमी नहीं थी। इसी कारण आना को पैसों पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। वो हमेशा अपने से गरीब लोगों को कम समझती थी। वो हमेशा उनसे बुरा बर्ताव करती थी। उसे किसी गरीब की कोई कीमत नहीं थी। उनकी भावनाओं की कोई कदर नहीं थी। एक दिन जॉन आना से, आना, क्रिसमस आने वाला है, तुम इस साल क्रिसमस की अच्छे से तैयारियां करो। हम इस साल पिछले साल से बहुत अलग तरीके से क्रिसमस मनाएंगे। पूरे घर को जगमगाओ। यस जॉन, मैंने तो कब की शुरुआत कर दी है शॉपिंग की। जॉन, मैं कह रही थी क्यों ना तुम भी हमारे साथ आज शॉपिंग चलो। नहीं आना, मुझे ऑफिस में बहुत काम है, मैं नहीं आ पाऊंगा। छुट्टियों से पहले मुझे सारे काम भी तो खत्म करने हैं। थोड़ी देर आना से बातें कर जॉन ऑफिस चला जाता है। अब आना आलिया को आवाज लगाती है और उससे, आलिया, क्रिसमस आ रही है तो पूरे घर को चमका दो, बिल्कुल नया जैसा, समझी? जी मैडम। तभी आना की नजर डेविड पर जाती है, जो आलिया का एकलौता बेटा है। आना को डेविड बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि जब भी डेविड घर आता था तो जोसेफ उसके साथ खेला करता था। उसे देख आना, आलिया, तुम्हें कितनी बार कहा है कि डेविड को हमारे घर मत लाया करो, तुम्हें समझ नहीं आता? इसे बाहर खेलने के लिए कहो। अब आलिया अपने बेटे को घर के बाहर लेकर जाती है और गार्डन में एक पेड़ के छांव के नीचे उसे बैठने के लिए कहती है। वहीं पर पढ़ाई पूरी कर पूरा दिन बिताने के लिए कहती है। तो डेविड अपनी माँ से, माँ, क्रिसमस आ रहा है तो हम भी क्रिसमस मनाएंगे, हम भी नए कपड़े खरीदेंगे माँ। हाँ बेटा, हम जरूर खरीदेंगे,
लेकिन मुझे मेरे काम तो करने दो, नहीं तो आना मैडम फिर से डांटेंगी। तुम यही रहना, घर के अंदर बिल्कुल मत आना। अब डेविड वहीं पर पेड़ के नीचे बैठकर अपनी सारी पढ़ाई पूरी कर लेता है और वहीं पर खेलने लगता है। उसे खिड़की से जोसेफ देख लेता है। अब जोसेफ डेविड के साथ खेलने के लिए नीचे आ जाता है और उससे, अरे डेविड, आज ऊपर कमरे में क्यों नहीं आए तुम? नहीं जोसेफ, माँ ने आज यही खेलने के लिए कहा है। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, हम यही खेलते हैं। अब जोसेफ और डेविड वही गार्डन में एक पेड़ के नीचे खेलने लगते हैं। तभी आना जोसेफ को आवाज लगाते लगाते बाहर आ जाती है। जोसेफ, जोसेफ कहाँ हो बेटा? जैसे ही वो बाहर आकर देखती है कि डेविड और जोसेफ दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जोसेफ से, जोसेफ तुम्हें कितनी बार कहा है कि इन गरीब लोगों के मुंह नहीं लगते, इनके साथ नहीं खेलते। ये तुम्हारा कब इस्तेमाल करेंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। चलो घर के अंदर, चलो पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी है। अरे माँ, मुझे थोड़ी देर खेलने दो ना प्लीज। हर रोज तो स्कूल के कारण मैं खेल ही नहीं सकता। जोसेफ की बात सुनकर आना का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। वो गुस्से से आग बबूला हो उठती है और जोसेफ से, जोसेफ अभी के अभी घर में चलो, वरना याद रखना। और तुम डेविड, तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे बेटे के साथ मत खेला करो, अपनी औकात में रहना सीखो, समझे? बाहर का शोर सुनकर आलिया वहां आ जाती है और अपने बेटे को रोते देख, क्या हुआ मैडम, डेविड से कोई गलती हो गई है क्या? तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने कि इसे अपनी औकात सिखाओ। अगर आज के बाद ये यहाँ दिखाई दिया तो तुम्हारी छुट्टी तो पक्की हो जाएगी, समझी? ऐसा कहकर आना जोसेफ को लेकर घर के अंदर चली जाती है। तभी डेविड रोते रोते अपनी माँ से, माँ, मैंने कुछ नहीं किया माँ, जोसेफ ही मेरे साथ खेलने यहाँ आ गया था। मुझे माफ कर दो माँ, आज फिर से मेरे कारण तुम्हें कुछ सुनना पड़ा। अब आलिया अपने बेटे को समझा बुझाकर वहीं पर खेलने के लिए कहकर घर के अंदर चली आती है। जोसेफ और आना भी अपने अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगते हैं। तभी आना जोसेफ के कमरे में आकर, जोसेफ सॉरी बेटा, मैंने आज तुम्हें डांटा, लेकिन क्या करूं बेटा, तुम्हें कैसे समझाऊं कि ये गरीब लोग अच्छे नहीं होते। क्यों अच्छे नहीं होते माँ? अब आना जोसेफ को ऊंची आवाज में, देखो जोसेफ, मैं तुम्हें फिर से बता रही हूँ कि आज के बाद तुम डेविड के साथ कभी नहीं खेलोगे। और क्यों? तो मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए बाकी मुझे कुछ नहीं सुनना। अब वो दोनों शॉपिंग करने के लिए निकल जाते हैं। बाजार जाकर आना अपने लिए खूब सारी शॉपिंग करती है। घर सजाने की चीज़ें, खाने की नई नई चीज़ें खरीदती है। अब वो जोसेफ से, जोसेफ हम कब से शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन तुमने अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदा। चलो यहाँ पर अच्छे कपड़े दिख रहे हैं, हम यहीं पर तुम्हारे लिए कुछ फैंसी कपड़े देखते हैं। आना की बात सुनकर जोसेफ, माँ, क्या हम डेविड के लिए भी कोई ड्रेस खरीद ले ताकि उसका क्रिसमस भी अच्छा जाए, स्पेशल हो जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं नौकरों के बच्चों के लिए भी कपड़े खरीदूं। ठीक है माँ। अब जोसेफ अपने लिए बाय वन गेट वन फ्री वाली ड्रेस चुनता है और अपनी माँ से, माँ, मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छी लगी है, आप मुझे यही खरीद कर दे दो। जोसेफ ने सिलेक्ट की ड्रेस देखा ना, बेटा उससे तो ये ड्रेस अच्छी है, ये बाय वन गेट वन फ्री वाली ड्रेस क्यों ले रहे हो तुम? माँ, आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है ना, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यही ड्रेस ले लूँ। जोसेफ तुम्हें कैसे समझाऊं? पता नहीं इस डेविड ने तुम पर कौन सा जादू कर दिया है कि तुम सिर्फ उनके बारे में ही सोचते रहते हो। माँ, क्या आप जानती हो, आप जब भी किटी पार्टी के लिए जाती हो तब आंटी ही मेरा ख्याल रखती है। मैं कई बार बीमार पड़ता हूँ तो आपको पता भी नहीं होता, वही डॉक्टर अंकल को फ़ोन करके बुलाती है और मेरा ख्याल रखती है। डेविड हमेशा मेरी होमवर्क करने में मदद करता है, मुझे प्रोजेक्ट में भी वही मदद करता है। वो दोनों मुझे कितना प्यार करते हैं माँ, फिर भी आप उनसे हमेशा बुरा बर्ताव करती हो जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। उन्हें कितना बुरा लगता होगा माँ जब आप उन्हें औकात में रहो कहती हो। जोसेफ की बातें सुनकर आना सुन रह जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब उसका पूरा घमंड उसके अपने बेटे ने शब्दों के बाणों से तोड़ दिया था। अब आना जोसेफ को गले लगा लेती है। डेविड और आलिया के लिए भी कुछ नए कपड़े खरीद लेती है। घर लौटते समय आना की नजर बाहर गार्डन में कुड़कुड़ते हुए डेविड पर जाती है और वो तुरंत ही अपने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहती है।
और डेविड को अपना दुपट्टा उड़ा देती है। घर में जाकर आना आलिया से, आलिया जरा पानी तो लेकर आना। आलिया आना को पानी लेकर आती है। पानी पीने के बाद आना आलिया से, आलिया लगता है डेविड को बाहर बहुत ठंड लग रही है, उसे तुमने अंदर क्यों नहीं लिया, नहीं तो घर क्यों नहीं भेज दिया। मैडम वो आज सुबह जो हुआ, और वो उसके पिताजी भी घर जल्दी नहीं आए। डेविड को क्रिसमस पर नए कपड़े चाहिए थे और आपको तो हम गरीब लोगों की औकात पता है। मैडम हमें अगर एक नई ड्रेस लेनी हो तो और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आलिया की बातें सुनकर आना को और भी ज्यादा अपने आप पर शर्मिंदगी होने लगी, लेकिन अब वो अपनी गलती सुधारने की कोशिश करने लगती है। वो आलिया से, आलिया देखो तुम चाहे कल छुट्टी ले लो, लेकिन क्रिसमस के दिन तुम्हें यहाँ आना ही होगा। बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, तो तुम्हें ही उनकी सारी तैयारी करनी है। और हाँ, अब तुम जल्दी घर चली जाओ। मैडम वो कुछ पैसे पहले मिल जाते तो अच्छा होता। और वो मैडम क्रिसमस के दिन हमने सोचा था कि हम डेविड को लेकर, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, उस दिन तो मैं तुम्हें छुट्टी बिल्कुल नहीं दे सकती, तुम्हें यहाँ आना ही होगा। और मैं तो कहूँगी कि तुम तीनों भी उस दिन काम पर आओ, मैं तुम तीनों को उस दिन काम करने के एक्स्ट्रा पैसे दूंगी। अब जाओ। शाम के समय आलिया घर जाती है तो डेविड उससे, माँ आज आपने मुझे कहा था ना कि आप मेरे लिए ड्रेस लेकर आओगी, दिखाओ ना माँ, कहाँ है मेरी ड्रेस। नहीं बेटा मैं नहीं ला पाई, मैडम ने कहा है कि वो कल पैसे देंगी जब उनके घर की पार्टी खत्म होगी। कल तुम्हें भी वहाँ काम पर चलना होगा बेटा। माँ लेकिन आप दोनों तो मुझे घूमने ले जाने वाले थे ना। हम फिर कभी जाएंगे बेटा। अब तीनों खाना खाकर सो जाते हैं। क्रिसमस के दिन सुबह जल्दी उठकर डेविड अपनी फैमिली के साथ चर्च जाकर प्रार्थना करता है और वहीं से तीनों आना के घर जाते हैं। जहाँ जाकर देखते हैं तो वो तीनों चौंक जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जाते ही आना सबको नए कपड़े देती है और जॉन एक सांता क्लॉज बनकर सबको अच्छे अच्छे अलग अलग गिफ्ट देता है। आना आलिया और डेविड से, आलिया आज मेरे बेटे के कारण ही मुझे समझ में आ चुका है कि दूसरों की खुशी में ही हमारी खुशी छुपी होती है। मैंने आज तक तुमसे जितनी भी बुरी बातें की है वो भूल जाओ, और आज के बाद तुम डेविड को हर रोज अपने साथ लेकर आना। वो और जोसेफ दोनों साथ में खेल सकते हैं। अब वो सभी मिलजुल कर क्रिसमस मनाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, चाहे गरीब हो या अमीर, उत्सव तो सभी का होता है। कोई भी उत्सव अगर साथ मिलकर मनाया जाए तो उसकी रौनक कुछ और ही होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक वृद्ध व्यक्ति अपने बेटे के यहाँ शहर रहने गया। उम्र के इस पड़ाव पर वह अत्यंत कमजोर हो चुका था। उसके हाथ कांपते थे और दिखाई भी कम देता था। वो एक छोटे से घर में रहते थे। पूरा परिवार और उसका 4 वर्षीय पोता एक साथ डिनर टेबल पर बैठकर खाना खाते थे। लेकिन बुढ़ापे के कारण उस व्यक्ति को खाने में बड़ी दिक्कत होती थी। कभी मटर के दाने उसकी चम्मच से निकलकर फर्श पर बिखर जाते, तो कभी हाथ से दूध छलककर फर्श पर गिर जाता। बहू बेटे 1-2 दिन ये सब सहन करते रहे, पर अब उन्हें अपने पिता की इस काम से चिढ़ होने लगी। हाँ, अब हमें इनका कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। बहू ने भी हाँ में हाँ मिलाई और बोली, हाँ, आखिर कब तक हम इनकी वजह से अपने खाने का मजा किरकिरा करते रहेंगे, और हम इस तरह से हमारी चीजों का नुकसान होते हुए भी नहीं देख सकते। अगले दिन जब खाने का वक्त हुआ तो बेटे ने एक पुरानी मेज को कमरे के कोने में लगा दिया। अब बूढ़े पिता को वही अकेले बैठकर अपना भोजन करना था। यहाँ तक कि उन्हें खाने के बर्तनों की जगह एक लकड़ी का कटोरा दे दिया गया, ताकि और बर्तन टूट फूट ना सके। बाकी लोग पहले की तरह ही आराम से बैठकर खाते, और जब कभी कभार उस बुजुर्ग की तरफ देखते तो उनके आंखों में आंसू दिखाई देते। ये सब देखकर भी बहू बेटे का मन नहीं पिघलता, और अब तो वो उनकी छोटी सी छोटी गलती पर उन्हें बहुत सारी बातें सुना देते। वहां बैठा उनका छोटा लड़का राजू भी ये सब बड़े ध्यान से देखता और अपने में मस्त रहता। एक रात खाने से पहले राजू को उसके माता पिता ने जमीन पर बैठकर कुछ करते हुए देखा। बेटे, ये तुम क्या बना रहे हो? राजू ने बड़ी ही मासूमियत के साथ जवाब दिया, पिताजी, मैं तो आप लोगों के लिए लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ, क्योंकि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपको भी लकड़ी के कटोरे में ही खाना पड़ेगा ना। और वो पुनः अपने काम में लग गया। इस बात का उनके माता पिता पर बहुत गहरा असर हुआ। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला और आंखों से आंसू बहने लगे। वो दोनों बिना बोले ही समझ चुके थे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने अपने बूढ़े पिता को वापस डिनर टेबल पर लेकर आए और फिर कभी भी उनके साथ गलत व्यवहार नहीं किया। देखा दोस्तों,
हम अक्सर अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा या मोरल वैल्यूज़ देने की बात करते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि असल शिक्षा शब्दों में नहीं, हमारे कर्म में छुपी होती है। अगर हम अपने बच्चों को बस ये उपदेश देते रहे कि बड़ों का आदर करो, सबका सम्मान करो और खुद इसके उलट व्यवहार करें, तो बच्चे भी ऐसा ही करना सीखते हैं। इसलिए कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा व्यवहार ना करें कि कल को अपनी संतान भी अपने लिए लकड़ी का कटोरा तैयार करने लगे।